वेलकम बैक फ्रेंड्स। सॉरी लास्ट संडे में वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम अपने वीडियोस के साथ वापस आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो का मोटिव है कि 31 मार्च 2022 अब आने वाली है आपके सामने। तो सबके फाइनेंशियल अकाउंट्स सबके क्लोज होंगे अकॉर्डिंगली। तो अप्रैल मंथ से नई फाइल्स आपके पास आएंगी, नई फंडिंग के लिए आपके पास शुरुआत होगी। तो प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे तो मल्टीपल आपके साथ सर्कमस्टांसेस आएंगे जब आप बोलेंगे क्लाइंट को कि हमें 31 मार्च 2022 की आपकी पोजीशन चाहिए बैलेंस शीट की, कि क्या आपका रिजल्ट था, क्या आपने अचीव किया, क्या नहीं। राइट। तो मेजोरिटी अगर आप 10 क्लाइंट से ये इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो उनमें से 80% 8 क्लाइंट आपको मना करेंगे कि अभी मैं 31 मार्च की आपको बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता। ऑडिट तो चलो सितंबर में होगा जाके, बट प्रोविजनल बैलेंस शीट भी मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अभी उसको मैंने बनाया नहीं है, उनको सेट नहीं किया है, कुछ भी लगा लीजिए। तो उस सर्कमस्टांस में आप क्लाइंट को ये बोलते हैं कि सर आप अपना ट्रायल बैलेंस ही दिखा दीजिए, या क्लाइंट ये बोल सकता है कि मैं आपको अपना ट्रायल बैलेंस दे सकता हूँ 31 मार्च 2022 का। तो देखिए, मैं अब ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप डिसेंट अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग है, उसमें क्या आइटम्स आती हैं क्या नहीं। तो उन चीजों की इन डेप्थ में मैं नहीं जाने वाला। तो ट्रायल बैलेंस आपको दे देता है। तो ट्रायल बैलेंस जब आपको दे देता है तो ट्रायल बैलेंस आने के बाद आपको उसमें से रिजल्ट ड्राइव करना है। रिजल्ट ड्राइव करना है उस ट्रायल बैलेंस में से। देखिए, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, एमबीए फाइनेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो इवन देन आपको कई बार ट्रायल बैलेंस से उसको इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। चाहे आप पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तब भी काफी लोगों को इस चीज में मुश्किल समझ में आती है। तो और कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे जाते हैं, मेरे साथ भी प्रैक्टिकली हुआ था कि जब मेरे करियर का 1 डेढ़ साल ही हुआ था, तो ऐसे ही किसी बड़ी कंपनी का मेरे पास लोन आया अप्रैल मई के महीने में। तो उन्होंने अपना ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट किया मुझे। तो ट्रायल बैलेंस से मेरे मेरे सुपरवाइजर ने मेरे को फोन कर दिया कि अंकुश, ये ट्रायल बैलेंस आया है इस कंपनी का, तो आप इस ट्रायल बैलेंस से उसके फाइनेंशियल्स ड्राफ्ट कर लो और उन फाइनेंशियल्स को आप सीएमए में डाल लो। तो अपने को एक टेंटेटिव पिक्चर नजर आ जाएगी कि 31 मार्च 22 की, या जो भी उस टाइम डेट थी, कि क्या पोजीशन है क्लाइंट की। तो सिमिलर अगर आपके पास टास्क आ गया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एमबीए फाइनेंस है, आपने ये तो टॉपिक ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस शीट बनाने का हम +1 +2 में ही पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके पास ये सर्कमस्टांस आ गया, आपके सुपरवाइजर ने आपको बोल दिया कि भाई इससे आप बैलेंस शीट और उसके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्राफ्ट करके मुझे दिखाइए कि क्या पोजीशन आ रही है, तो आप, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर 10 बंदों को ये काम दिया गया है, चाहे वो जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, तो उनमें से 60-70% लोगों को ये मुश्किल ही आने वाली है। तो वो लोगों के लिए बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि हम ये कैसे बनाना शुरू करें, कैसे इसको पिकअप करें। तो आज की वीडियो उसी चीज का पर्पस सॉल्व करने के लिए है कि अगर आपको ऐसा कोई टास्क का लॉट होता है ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाने का, तो आप उसको किस तरह से अप्रोच कीजिए, ताकि आपको कल को कोई अपने सुपरवाइजर या अपनी कंपनी के में कोई काम करते टाइम कोई दिक्कत ना आए एटलीस्ट। राइट। तो देखिए, ये लेक्चर कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जो मैं अपने लास्ट वीडियोस में समझाने वाला था। ये एक बिल्कुल बेसिक बेसिक वीडियो है। आज की जो वीडियो है, मतलब +1 +2 के लेवल की वीडियो है, कि जब +1 +2 अकाउंटेंसी हम पढ़ते थे तो ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट कन्वर्ट करवा करते थे। तो जस्ट एक रिफ्रेशर है आपके लिए, सबके लिए रिफ्रेशर काइंड ऑफ वीडियो है ये। और इससे आप जब आप मैं आपको एक सैंपल ट्रायल बैलेंस, जो कि एक सैंपल ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, जो कि हाईली इनएक्यूरेट है। हाईली इनएक्यूरेट है क्योंकि मैंने वो उसको खुद चेंजेस करके ड्राफ्ट किया है। उसका कोई टोटल टोटल कुछ टैली नहीं करता आपस में अंदर, तो उसके अंदर बहुत गलतियां हैं। तो बस मैं उसको, उस गलत ट्रायल बैलेंस को भी आपको बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ड्राफ्टिंग उससे सिखाऊंगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा। तो आपको उसकी एक्यूरेसी की तरफ ध्यान नहीं देना कि यार ये तो डाटा गलत है, ये फिगर्स मिसमैच है, या ऐसे वैसे हो गया। आपको सिर्फ फोकस करना है कि हम डाटा कैसे पिक कर रहे हैं, हम थॉट प्रोसेस क्या लगा रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर मत चले जाइएगा कि भाई ये इनएक्यूरेट है, ये तो टोटल टैली नहीं किया, अब क्या होगा, ये वो उसकी एक्यूरेसी की तरफ मत जाइएगा। सिर्फ एक डाटा थॉट प्रोसेस की तरफ जाना है आपने, ताकि कल आप लोग काम करें तो आप वही थॉट प्रोसेस से काम कर पाए। तो एक दो रिफ्रेशर चीजें हैं आपके लिए ट्रायल बैलेंस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान में होगा, आपने +1 +2 में पढ़ा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी नहीं आता। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर रिफ्लेक्ट नहीं होती। बेसिक अकाउंटिंग है, आपको इसके बारे में आई होप अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक का हम यूज कहाँ करते हैं? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में,
ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो भी है आपका, वहां पे आपका सेल्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, एक तो यहां पे यूज होता है क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे तो आपकी जो एसेट्स हैं, एसेट साइड्स हैं, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट करता है, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ट्रायल बैलेंस में होती नहीं है, पर आपको चाहिए वो दो जगह पे डालने के लिए। तो इसको क्या कैसे करें, तो ये आज हम देखेंगे कि इसको कंप्यूट कैसे करें, फिर बेस्ट पॉसिबल सर्कमस्टांसिस में इसकी कंप्यूटेशन हम अपने अंदाजे से कैसे लगाएं। राइट, ये हो गया। देन उसके बाद आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, एक और चीज का ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन के बारे में देखिए, आपका जो ट्रायल बैलेंस है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर फिक्स एसेट्स आते हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स की वैल्यू आती है, जो भी ट्रायल बैलेंस में वैल्यू आई है। अब आपको ये कैसे पता लगे कि जो ये वैल्यू ट्रायल बैलेंस में आई है ये आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है या विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन है? विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, मतलब कौन सी डेप्रिसिएशन? उस करंट उस साल की, दैट पर्टिकुलर ईयर, पिछले सालों की नहीं, दैट पर्टिकुलर ईयर कि इसमें अगर 31 मार्च 22 का ट्रायल बैलेंस है तो 31 मार्च 22 को अगर मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे 10 लाख रुपए आ रही है, तो क्या इस 10 लाख रुपए में से 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक की एक साल की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है या अभी करनी है माइनस? दोनों चीजों में फर्क है। अगर तो ये माइनस हो चुकी है तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बुक्स के अंदर डल चुकी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो भी एसेट है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी, लैंड पे तो चलो लगती नहीं, बिल्डिंग वगैरह जो भी एसेट। तो अगर तो ये इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है तो ये तो फिर रिटर्न डाउन वैल्यू होगी फिर आपकी, फिर आपको डेप्रिसिएशन अलग से कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, फिर ये जर्नल एंट्री डल चुकी होगी। अगर ये जर्नल एंट्री डल चुकी है तो यहाँ पे एक सेपरेट डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा। अगर डेप्रिसिएशन नहीं डली है, उस साल की डेप्रिसिएशन नहीं डली है, तो दैट मीन्स ये जर्नल एंट्री नहीं डली। अगर ये जर्नल एंट्री नहीं डली तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो बचा क्या फिर? मशीनरी जो होगी, ये मशीनरी की वैल्यू लास्ट बैलेंस शीट की वैल्यू होगी, लास्ट बैलेंस शीट की वैल्यू होगी, इसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस नहीं हो रखी। अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें से माइनस नहीं हो रखी तो आपको डेप्रिसिएशन को सेल्फ कंप्यूट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में डालने के लिए सेल्फ कंप्यूट करना पड़ेगा। राइट, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो अगर आपको डेप्रिसिएशन को सेल्फ कंप्यूट करना पड़ेगा तो आप इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? ये मैं आपको ऑलरेडी सीएमए वाली वीडियोस में सिखा चुका हूं। सीएमए वाली वीडियोस में जब हम डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन करते हैं, डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शंस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोजेक्शन वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसका मैं एक लिंक भी अपना वीडियो में फ्लैश कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो। तो डेप्रिसिएशन की जो प्रोजेक्शन हम करते थे तो उसी सिमिलर लाइन पे आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर सेपरेटली नहीं है तो आपने खुद अपने एंड पे कंप्यूट कर लेनी है उसके बैलेंस, एसेट्स के 1/4/21 के बैलेंस उठा के। तो अपने आप सेल्फ कंप्यूट कर लीजिए, सेल्फ कंप्यूट करके अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस का में डाल दीजिए और नेट प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूट कर लीजिए। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी आपको एक सैंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस दिखाता हूं। ये देखिए, ऐसे इस तरीके से जब आप किसी क्लाइंट से ट्रायल बैलेंस मांगेंगे तो जो देखिए, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रायल बैलेंस पढ़े हैं, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट +1 +2 में देखे हैं ट्रायल बैलेंस, वो देखने में और ये देखने में बड़ा फर्क है। वो तो एक छोटी सी बुक में एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस आपको दिखा दिया, अपने इधर उधर से रट्टे मारे हुए हैं, इधर उधर से आइटम्स उठाई और उनको उठा उठा के इधर डाल दिया। पर जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं, जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो तो और एक प्रैक्टिकल क्लाइंट, एक एंटिटी आपको अपना एक्चुअल ट्रायल बैलेंस प्रेजेंट करती है तो आपका सिर घूमने लग जाएगा कि भाई ये क्या चीजें हैं, इनको मैं कैसे डालूं, मैं कैसे पहचानूं कि ये कौन कौन सी चीजें, कौन सी नहीं, और मैं बेस्ट गैस क्या लगाऊं, बेस्ट गैस क्या लगाऊं कि किस आइटम को कहां पे डालना है। तो देखिए, ये तो अभी मैंने छोटा ट्रायल बैलेंस दिया है, बट ये ट्रायल बैलेंस काफी लेंथी भी आते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको ट्रायल बैलेंस पूरा टोटल में दिखाया जाएगा। तो इसको प्रिंट निकालोगे तो 2-3 पेजों में आएगा, और कई बड़ी एंटिटीज के करेंगे तो और बड़ा होगा, कईयों का
और भी कईयों ने हेड्स क्रिएट किए हुए हैं तो और भी बड़ा हो जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ये आपके सामने पिक्चर है ट्रायल बैलेंस की। तो अब ट्रायल बैलेंस की अगर आपके पास सामने पिक्चर है तो अब आपको इससे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं। तो आपको एक एक आइटम से शुरुआत करनी पड़ेगी, रीड करके स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको किस किस आइटम को कहाँ कहाँ डालना है, कहाँ कहाँ उसकी समझ लगानी है। तो हम एक एक आइटम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखिएगा, वैसे तो मेरे को ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा रफ मैंने फॉर्मेट रखा हुआ है। आप थोड़ा इसको सजा धजा के भी कर सकते हैं, बड़ा रफ फॉर्मेट है। तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। आप देखिए कि पहले तो आपको ट्रायल बैलेंस समझना पड़ेगा कि एंटिटी ने आपको जो बैलेंसेस है वो किस तरह से निकालने हैं। ठीक है, आपको वो समझना पड़ेगा। देखिए, कैश एट कॉर्पोरेट ऑफिस 7226 का कैश पड़ा है। अब आपको पता है कि कैश कहां पे रिफ्लेक्ट होता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, कैश एंड बैंक बैलेंसेस में। ये है एसबीओपी। एसबीओपी एसबीओपी कॉर्पोरेट ऑफिस का कोई अकाउंट नंबर है, लास्ट कोई 4 डिजिट डाले हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का। तो मैंने ऑब्वियसली ये पुराना ट्रायल बैलेंस उठाया है। तो उसका ये बैलेंस बताया हुआ है 5948। एक्सिस बैंक का बैलेंस बताया हुआ है। एचडीएफसी का अकाउंट का एक बैलेंस बताया हुआ है। आप इसमें फर्क देखेंगे। देखिए, आप ये पहली बार ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं। यहाँ पे बैलेंसेस पॉजिटिव में दिखा रखे हैं, यहाँ पे बैलेंस नेगेटिव में दिखा रखा है। तो अब ये नेगेटिव बैलेंस का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, कि नेगेटिव बैलेंस का क्या मतलब है। तो आप देखो एंटिटी का ट्रायल बैलेंस समझ रहे हैं, या तो आप क्लाइंट के अकाउंटेंट से बात करके समझ लीजिए, पर आप खुद एक बेस्ट गेस भी लगा सकते हैं कि भाई जो ये एचडीएफसी का नेगेटिव बैलेंस है, दैट मींस दैट इज अ लोन जो क्लाइंट ने यूटिलाइज किया हुआ है, जो उसको रीपे करना है एचडीएफसी को। ये तो पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि डेबिट बैलेंसेस है जो उसके क्लाइंट के खुद के पैसे हैं। ये पैसे किसी और के हैं, यानी कि बैंक के पैसे हैं जो क्लाइंट ने रिटर्न करने हैं, तो ये यहाँ पे डाल रखे। तो ये उसकी लिमिट की यूटिलाइजेशन होगी, काइंड ऑफ लिमिट अडॉक जो भी लिया होगा अपने को नहीं पता, पर अपने को ये पता है कि ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का सिक्योर्ड लोन है, लिमिट अकाउंट है। ठीक है, तो उसका ये बैलेंस है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का सिक्योर्ड लोन। पीएनबी का बैलेंस आ गया। एफडीआर आ गई। अब एफडीआर 38070 की एफडीआर अमाउंट है। अब एफडीआर अमाउंट आप दो तरीके से ले सकते हैं, करंट एसेट्स में भी ले सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स में भी ले सकते हैं। राइट, तो वो आपको जजमेंट लगानी है कि इसको मैं कहां पे कंसिडर करूं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स आ रही हैं। तो मैं 38070 अमाउंट को करंट एसेट्स का ही पार्ट मान रहा हूँ कि एक छोटी सी एफडी किसी बैंक में पड़ी है 38070 अमाउंट की। राइट, उसके बाद एच डी एफ सी बैंक एफडीआर ए एस टी बीजी। अब यार ए एस टी तो अगेंस्ट वर्ड की शॉर्ट फॉर्म लग रही है कि भाई एच डी एफ सी बैंक की एफडीआर अगेंस्ट बीजी। बीजी मींस बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी लेने के लिए क्लाइंट को एफडीआर मार्जिन डिपॉजिट कराना पड़ता है। अगर आपने मेरा लेक्चर बैंक गारंटी वाला नहीं देखा तो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो उस बैंक गारंटी के अगेंस्ट इतनी अमाउंट की उसने एचडीएफसी बैंक में एफडी रखी हुई है। करेक्ट। तो ये एफडीज मैंने उन वीडियोस में भी क्लियर किया है, सीएमए की वीडियोस में भी क्लियर किया है। ये एफडीज को आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगर तो आपकी जो बैंक गारंटीज हैं वो रनिंग नेचर की हैं, 1 साल के टेन्योर वाली हैं, तो इनको आप करंट एसेट्स का पार्ट मान लीजिए इन एफडीआर को। अगर बैंक गारंटीज 5-6 साल 4-5 साल के लॉन्गर टेन्योर वाली बैंक गारंटीज हैं, तो फिर आप इनका मिक्स क्रिएट कर लीजिए। 25% पोर्शन करंट एसेट्स मान लीजिए, 75% पोर्शन नॉन करंट मान लीजिए। तो इस तरह से ट्रीट कर लीजिए, या सारा ही नॉन करंट मान लीजिए, जिस हिसाब से भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, पर क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि बैंक गारंटीज रोटेटिंग फैसिलिटीज होती हैं, क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। तो पुराने जो खत्म होते हैं उनकी बैंक गारंटीज रिलीज होती हैं, नए मिलते हैं तो उनकी बैंक गारंटीज और दे दी जाती हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, तो मैं इसको करंट एसेट्स का मानना ही प्रेफर करूंगा। उसके बाद आई एन वी एस टी यानी इन्वेस्टमेंट्स ज्वाइंट वीईएन ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर ईएमटी आई डोंट नो। ज्वाइंट वेंचर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इसका आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड्स पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया। अदर इन्वेस्टमेंट्स जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इसको आप डाइवर्जन ऑफ कैपिटल भी कंसीडर कर सकते हैं कि बिजनेस का पैसा दूसरे बिजनेस में रोटेट किया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल ये जॉइंट वेंचर इसी बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल हो। उसके बाद लैंड, लीज होल्ड लैंड। ये देखिए, ये तो फिक्स एसेट हो गई लैंड उसकी। ये फ्री होल्ड लैंड, ये भी इसकी फिक्स एसेट हो गई। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फिक्स एसेट्स हो गई। अब पूछेंगे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इसके बैलेंस शीट में कैसे आ रही है। कई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न वाले बंदे अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं अपनी रेजिडेंट बिल्डिंग्स। कई लोग अपने स्टाफ के क्वार्टर्स को, स्टाफ के लिए जो रहने की व्यवस्था या गेस्ट रूम्स बनाए होते हैं अपने मेहमानों के लिए, उनको अपनी बिल्डिंग्स में दिखा देते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो आपकी फिक्स एसेट का पार्ट हो गया। सिमिलरली नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फिक्स एसेट हो गया।
टेम्परेरी शेड्स इरेक्शंस जो की हुई हैं तो वो भी इसका फिक्स एसेट हो गया। प्रोजेक्ट सिविल वर्क्स, मतलब कोई वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है इसका ये आपका फिक्स एसेट का पार्ट हो गया। मशीनरी, इलेक्ट्रिक आइटम्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, व्हीकल्स, किचन आइटम, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ये आपके सारे फिक्स एसेट्स हो गए। ये आपके सारे फिक्स एसेट्स हो गए। देन उसके बाद स्टॉक आ गया। मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं आता, तो फिर ये कौन सा स्टॉक होगा भाई? ये ओपनिंग स्टॉक है उस क्लाइंट का। ऑब्वियसली ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक बुक्स में आता है, ट्रायल मतलब बुक्स में नहीं, सॉरी, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट होता है, पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो जब भी आपके ट्रायल बैलेंस में स्टॉक आए तो आपको क्या समझना है, ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आगे एडवांसेस टू सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। एडवांस टू सप्लायर्स आप कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, करंट एसेट्स में। इंप्लॉइज का इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये आपका एसेट साइड पे आ गया, क्योंकि देखो ये सारे पॉजिटिव बैलेंस जो हैं, पॉजिटिव बैलेंस ये एसेट साइड के बता रहे हैं, और जो नेगेटिव बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड के बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस पढ़ के अपने को समझ में आ गया। इंप्लॉइज का इंटरेस्ट हो गया, ये टीए टीटीए एडवांस हो गया, ये नेगेटिव में है, इसको लायबिलिटी साइड में अदर करंट लायबिलिटी में डाल देंगे। रिसीवेबल है, स्टेट गवर्नमेंट से पैसे लेने वाले हैं तो करंट एसेट में डाल देंगे। स्टाफ से इतने पैसे लेने वाले हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, टीडीएस रिकवरेबल है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी हो सकती है, कोई भी तरह की सिक्योरिटी, टेलीफोन सिक्योरिटी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो ये आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है सिक्योरिटी, तो इसको एसेट साइड पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल, आपका कोई इसने फाइनेंस किया होगा, किसी को कुछ पैसा दिया होगा, तो ये आपकी करंट एसेट होगी। रिसीवेबल फ्रॉम अदर्स आ गया, ग्रांट रिसीवेबल कोई गवर्नमेंट से लेनी होगी इसने, इनकम टैक्स का रिफंड आना है, ये अदर इन्वेंटरीज होंगी, कोई ऊपर स्टॉक आया था, ये अदर इन्वेंटरीज होंगी, कोई कंज्यूमेबल आइटम हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। तो ये जो इन्वेंटरी, ये भी ओपनिंग स्टॉक ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो कभी आता नहीं बुक्स में। एडवांस जीएसटी करंट एसेट हो गया। ये डेटर्स हो गए आपके, ये पावर प्लांट में होगा या तो एनर्जी सेल करता है। डेटर्स हो गए, तो ये डेटर्स आपके एसेट साइड पे आ जाएंगे। ये देखिए नेगेटिव बैलेंस स्टार्ट हो गई, ये आपकी शेयर कैपिटल आ गई, तो आपका कैपिटल आ गया लाइबिलिटी साइड पे। रिजर्व और सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आ गया आपका लाइबिलिटी साइड पे। ये आगे सप्लायर्स पेबल, यानी कि आपके क्रेडिटर्स आ गए आपके लाइबिलिटी साइड पे। अदर पेबल्स आ गए। स्कूल एंड ट्यूशन फीस, स्कॉलर एंड ट्यूशन फीस। अब देखिए यहाँ पे पेबल्स लिखे हुए थे तो हमने लाइबिलिटी मान लिया, तो स्कॉलर एंड ट्यूशन फीस, इसके ऊपर कोई पेबल अमाउंट नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम खर्चा मान लेंगे। इसको हम खर्चा मानेंगे कि ये खर्चे की आइटम है। वैसे तो ये सारा, क्योंकि ये बैलेंस शीट की आइटम्स ही कंटिन्यूस चल रही है, तो ये बैलेंस शीट की आइटम ही होनी चाहिए थी, पर क्योंकि यहाँ पे पेबल वर्ड नहीं लिखा, तो हम बेस्ट गेस क्या लगाएंगे कि ये इसका खर्चा है। ये इसका खर्चा है, क्योंकि ये नाम भी स्कॉलर एंड ट्यूशन फीस एक खर्चे जैसा नाम साउंड कर रहा है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे इसको। ये बिल एंड एक्सपेंसेस पेबल लाइबिलिटी साइड आ गई, ऑडिट फीस पेबल, रेंट पेबल, ये पेबल, ये भी सारी आपकी बैलेंस शीट की आइटम्स आ गई लाइबिलिटी साइड की। अब आगे आप देखिए, अब ये सारे नेगेटिव बैलेंस थे। अब ये देखिए सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कोई बैलेंस शीट की आइटम तो है नहीं, ऑब्वियसली आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, तो ये नेगेटिव में रिफ्लेक्ट कर रखा है, यानी कि क्रेडिट साइड वाली आइटम है। तो इन्होंने जो सारे क्रेडिट साइड वाले जो एंट्रीज क्रेडिट होती हैं, उन सारी एंट्रीज को नेगेटिव में दिखा रखा है। सेल ऑफ स्क्रैप इसकी आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ये सेल्स आ गई, सेल्स आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी। एक्सचेंज रेट गेन, कोई फॉरेन करेंसी में कुछ एक्सचेंज रेट का गेन आ गया है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, इनडायरेक्ट इनकम होगी। रेंटल इनकम है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मिसलेनियस रिसीट्स अपने को पता नहीं, तो इनडायरेक्ट इनकम मान लीजिए। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न ऑफ, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, दैट मींस ये इनकम वाली साइड पर रिफ्लेक्ट होगा, इनकम वाली साइड पर रिफ्लेक्ट होगा, और इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में ले जाएंगे, क्योंकि कोई प्रोविजन जो होगी उसको उसने राइट बैक किया है, उसकी रिवर्सल की है, तो इनडायरेक्ट इनकम में ले जाएंगे। स्टाफ की सैलरी है, स्टाफ की सैलरी देखिए पॉजिटिव में डाला हुआ है, यानी कि डेबिट साइड वाला एक्सपेंस है, तो स्टाफ की सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। ये नॉन पेरोल, यानी कि कच्चे स्टाफ की सैलरी है, वो भी वहां पे चली जाएगी, ये भी स्टाफ में चली जाएगी। आउटसोर्स्ड मैन पावर एक्सपेंसेस, अब देखिए आउटसोर्स्ड मैन पावर एक्सपेंसेस मींस हमने बंदे हायर किए हैं काम करने के लिए। अब ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए हायर किए जाते हैं। नॉर्मली जो अपना जो इंटरनल स्टाफ जो होता है बैंक में, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, जिनकी सैलरीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, वो तो परमानेंट बेसिस पे या जो भी कच्चे रोल पे काम कर रहा होता है। पर जो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब हुआ? आउटसोर्सिंग का मतलब हुआ कि हमने एक एम्प्लॉइज के ठेकेदार को हायर किया है, उस ठेकेदार को पैसे दिए कि भाई हमें 500 बंदा काम करने के लिए चाहिए, तू 500 बंदा लेके आ काम करने के लिए।
ठीक है। तो वो जो एम्प्लॉय ठेकेदार है तो वो आउटसोर्स्ड मैन पावर लेके आता है हमारे लिए, हमारी खुद के रोल पे नहीं होती वो मैन पावर, आउटसोर्स्ड है। तो ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस तरह की मैन पावर को यूज किया जाता है। तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। ट्रेवल अलाउंस स्टाफ, अगेन जॉब वर्क चार्जेस। जॉब वर्क चार्जेस हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में करवाने के लिए ही डालते हैं, तो जॉब वर्क चार्जेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। फ्रेट एंड कैरेज, अब ये नहीं लिखा कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो इसमें आपको बेस्ट गेस लगाना है क्या, इनवर्ड का। आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ चलिए, आप लगाइए कि ये इनवर्ड का ही खर्चा होगा। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगेन ऊपर चला जाएगा आपका खर्चा। वेजेस का खर्चा आपका ट्रेडिंग में चला जाएगा। परचेजेस आपकी ऊपर चली जाएंगी। ये रेंट है, देखिए ये बिल्डिंग नहीं है, ये लीज रेंट ऑफिस बिल्डिंग का है, तो रेंट का खर्चा जो ऑफिस बिल्डिंग का है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये है आर एंड एम रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आर एंड एम मीन्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेजी बिल्डिंग्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नॉन रेजी बिल्डिंग्स की, फर्नीचर की, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। अगर यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लिखा होता तो आप अपनी फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेट कैलकुलेशंस आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते थे, ठीक है, क्योंकि मशीनरी के साथ रिलेटेड है। बट अगेन अगर आपको ये कंप्यूटेशन को थोड़ा सा और ठीक तरीके से सही बनाना है तो आप ये देख लेना कि जो ये तो 31/3/22 का रिजल्ट है, पर आपके पास 31/3/19, 31/3/20 और 31/3/21 की बैलेंस शीट भी होगी। तो आप ये देख लेना कि जब आपने उन तीनों को सीएमआई में डाला था तो वहां पे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी थी, उसको आपने ट्रेडिंग का पार्ट कंसीडर किया था या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट कंसीडर किया था, क्योंकि अभी इसको भी तभी आप उसी अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। अगर वहां पे आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट लेके सब कुछ मानना है तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का पार्ट मान के ले लीजिए। अगर वहां पे उसने उसको आपने ऊपर ले जाके उसका ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट किया था तो यहाँ पे भी आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस से आपको ये अंदाजा लगाना है, एक अपने दिमाग में पिक्चर बना लीजिए कि ये तो आपको 31/3/22 का रिजल्ट दिया है इस ट्रायल बैलेंस से, बट उससे पहले आपके पास 3 साल के रिजल्ट्स ऑलरेडी थे। 3 या 2-3 साल जितने भी सालों के आपने फाइनेंशियल्स लिए थे उन सालों के रिजल्ट्स आपके पास ऑलरेडी थे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फर्नीचर, व्हीकल रिपेयर एक्सपेंसेस, हायर्ड व्हीकल एक्सपेंसेस, लीज रेंट, अदर्स, इंश्योरेंस आ गया। तो ये सारे आपके दूसरे खर्चे आ गए। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ऊपर आपका जो खर्चा था अपना पावर एंड फ्यूल का वो वहां पे कवर हो गया, तो ये नेचुरली ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा इलेक्ट्रिसिटी का। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बुक्स, पेपर, फ्रेट, लेबर चार्जेस, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, लेबर का खर्चा है। ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, बैंक चार्जेस, आपकी फाइनेंस कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑडिटर की फीस आ गई, इंटरेस्ट आपका फाइनेंस खर्चा आ गया, डेप्रिसिएशन रेजी बिल्डिंग, नॉन रेजी बिल्डिंग। अब ये देखिए, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गई है। अब यहाँ पे आपके सामने डेप्रिसिएशन आ चुकी है। अब ये यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन आ गई है तो दैट मीन्स जो आपकी ऊपर फिक्स्ड एसेट आई थी उनमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, तो वो अगेन आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने की जरूरत है यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस बात का ये ध्यान रखना आपको कि कई बार कंपनीज के केस में यहाँ पे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा होता है। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन है, फिर वो करंट ईयर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, राइट। तो डेप्रिसिएशन, सिविल वर्क, प्लांट एंड मशीनरी, ये डेप्रिसिएशन आप ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर डाल सकते हैं क्योंकि आपके ये प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड है, अपना डायरेक्ट खर्चा है आपका। तो ये सारी चीजों की डेप्रिसिएशन आ गई। ये रिबेट टू कस्टमर्स, ये डेबिट साइड का खर्चा है, तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस आ गया काइंड ऑफ। तो इस तरह से एक ट्रायल बैलेंस आपके सामने, करेक्ट। तो अभी आपको इसको पंच करना शुरू करना है। तो अगर मैं ये सिंपल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे देखूं, देखिए बड़ा रफ पंचिंग करूंगा मैं इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं डालने वाला। कैश एंड बैंक बैलेंस, पहले मैं या तो इसमें हेड बना लेता हूं, नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ पे डाल लेते हैं करंट एसेट्स। आपको शेड्यूल बनाने हैं बैलेंस शीट के, कुछ बनाना है वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी रिप्रेजेंट करना चाहें। तो सबसे पहले कैश एंड बैंक, करंट करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक डाल लेते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे हम पिक कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं सबको। इतनी अमाउंट बन जाएगी आपकी 477,115, 477,115। उसके बाद एफडीआर, एफडीआर आप अलग से दिखा लीजिए करंट एसेट्स में, अगर आप उसको नॉन करंट ट्रीट करना चाहें तो आपका अकॉर्डिंगली चॉइस है। एफडीआर आ गई 1193,13,070, 1193,13,070, ये आपकी एफडीआर आ गई, ठीक है। अब एचडीएफसी का कॉर्पोरेट ऑफिस का ये बैलेंस है नेगेटिव साइड वाला, हमने क्या
सोचा था कि ये क्या है, इसका सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में आप HDFC बैंक का लोन दिखा सकते हैं, HDFC बैंक का लोन दिखा सकते हैं। कितने अमाउंट का? 13672 50,033 13,672 50,033। ये आपका HDFC बैंक का सिक्योर्ड लोन में लाइबिलिटी साइड पे आ गया। देन उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं 3375000। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, ये कितना अमाउंट था आपका? 3375000 3375000, करेक्ट। उसके बाद आपकी ये आ गई फिक्स एसेट्स। अब मैं इनका सबका टोटल ही डाल दूंगा यहाँ पे। आपको इसका एक्सेल चार्ट बनाना है वो आपका चॉइस है। ये आपका बन गया 284945। एक मिनट यार, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम डाल लेते हैं फिक्स एसेट्स। एनालिसिस पार्ट के लिए आप इसमें चेक करते रहिएगा कि भाई हाँ ये एसेट्स इतने हैं, ये इतने हैं, वो आपको अपना अंदाजा लगाना है। 284945 284945। उसके बाद क्या था? 01046 01046। ये आपके आगे फिक्स एसेट्स, करेक्ट। देन उसके बाद आपका आ गया स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट भी काफी हेल्दी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्टॉक जो है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। ये स्टॉक जो है आपका, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में आप कौन सा स्टॉक दिखाते होते हैं? क्लोजिंग स्टॉक दिखाते होते हैं। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक यहां पे ये अमाउंट हमने डाल दी, करेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद एडवांसेस टू सप्लायर्स। एडवांसेस टू सप्लायर्स हो गया, ये आपके करंट एसेट्स का पार्ट है। इंप्लॉइज इंटरेस्ट करंट एसेट्स है, ठीक है। तो इनका आप चार्ट एक शेड्यूल बना लीजिएगा अलग से कि आपने करंट एसेट्स में किन किन को लिया है, या यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड पे। तो यहाँ पे मैं इनका सिर्फ टोटल डाल के लिखूंगा। रिसीवेबल्स, दिस TDS रिकवरेबल, एक सेकेंड, टोटल दिस प्लस दिस, एक टोटल डाल, एडवांसेस सप्लायर, एक सेकेंड गाइस। हाँ, एडवांसेस टू सप्लायर्स प्लस दिस, ये आपका करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है। इंटरेस्ट रिकवरेबल भी करंट एसेट है, रिसीवेबल फ्रॉम अदर्स भी करंट एसेट है, ग्रांट रिसीवेबल भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज अगेन आपका ओपनिंग स्टॉक है, एडवांस GST करंट एसेट है, ठीक है। तो इसके अलावा ये आपके करंट एसेट्स हैं। डेटर्स को मैं अलग से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये बन गया 9808 94,986 9808 94,986। ये आपके आगे अदर करंट एसेट्स, ठीक है। अब डेटर्स को यहाँ पे अलग से डाल दीजिए, डेटर्स को यहाँ पे अलग से डाल दीजिए। ये है आपके 17,33,62,973, ठीक है। ये आपके आगे डेटर्स। देन हमने यहाँ पे कौन सा छोड़ा था? ये इन्वेंट्री छोड़ी थी 40,30,037, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे एक अलग एंट्री डाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपके पास खुली छूट है, तो ओपनिंग स्टॉक में ही डाल लेते हैं 40,30,037 40,30,037, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में है, यहाँ पे दो ओपनिंग स्टॉक दिखा लेते हैं। आप यहाँ पे चाहे लिख दीजिए रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, यहाँ पे अदर स्टॉक, इस तरह से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे बीच में हमने छोड़ा था सिक्योरिटी एंड ईएमडी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कुछ भी हो सकते हैं आपके, इनको नॉन करंट एसेट्स में लिख दीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये आपके आगे यहाँ पे 1516210 1516210, राइट। देन एक हमने छोड़ा था टीएडी एडवांस जो कि नेगेटिव में था, तो इसको अदर करंट लाइबिलिटी में लिख लेंगे, अदर करंट लाइबिलिटी। ऑफ कोर्स उसका बाद में हम टोटलिंग में चेंज करेंगे क्योंकि अभी और भी लाइबिलिटीज अपने पास। तो 7023 यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अब उसके बाद अपने पास आ गई शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अपने अमाउंट है 609, कॉपी कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल हमेशा कौन सी आती है, पेड अप कैपिटल आती है, ये बात हमेशा याद रखना। शेयर कैपिटल कौन सी आती होती है बैलेंस शीट में, पेड अप कैपिटल आती है हमेशा, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे डाल दी हमने, इसका माइनस का साइन हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें कैपिटल रिजर्व आ रहे हैं आपके पास इस अमाउंट के, इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं। ये आपके कैपिटल रिजर्व आ गए। देन आगे बढ़ते हैं, ये आ गई आपकी करंट लायबिलिटीज। सप्लायर्स पेबल, ये सप्लायर्स पेबल आपके क्रेडिटर्स आ गए, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखते हैं, क्रेडिटर्स की अमाउंट लिखते हैं, तो सप्लायर पेबल्स उसमें डाल देते हैं। सप्लायर पेबल्स को डाल दिया। देन उसके बाद आपकी अदर करंट लायबिलिटीज आ गई। स्कूल एंड ट्यूशन फीस को हमने सोचा था कि किस में डालेंगे, सॉरी, स्कूल एंड ट्यूशन फीस आपकी नेगेटिव साइड पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स ये आपकी इनकम रिफ्लेक्ट कर रही है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि ये पेबल्स में आ रही है तो यहाँ पे पेबल डलना रह गया होगा, ये भी एक अमाउंट पेबल ही होगी। तो कहो तो इसको पेबल एंट्री मान लेते हैं क्योंकि अमाउंट स्मॉल ही है, तो इसको सारी करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट मान लेते हैं। तो इन सब का टोटल लगा लेते हैं हम। ये आपका बनता है 20333294, 2033, इसमें ऐड कर लेते हैं 20333294, यही था 20333294, करेक्ट। तो ये आपकी अदर करंट लायबिलिटीज यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट की सारी आइटम्स डाल दी हैं अपने पास। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम स्टार्ट हो गई हैं। ये अकाउंट आपको मिक्स होके भी आ सकता है, ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे तो चलो ऊपर बैलेंस शीट की आइटम्स दिख रही थी, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस की आ गई। ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा मिक्स दिया हो, या ये भी हो सकता है कि आपको आपकी और हेल्प कर दी हो ट्रायल बैलेंस में, उसमें हेड्स की क्लासिफिकेशन ही बना के दी हो कि ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है, तो तब तो फिर और भी आसान है बनाना। बट किसी भी तरीके से आ सकता है, बस आपको एक थॉट प्रोसेस चाहिए कि कैसे काम करना है। तो अब आपने बैलेंस शीट में सारी आइटम्स डाल ली हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर बैलेंस शीट कंप्लीट होगी, टैली कराओ बैलेंस शीट। पहली बात तो टैली नहीं करेगी क्योंकि ट्रायल बैलेंस निहायत ही गलत है, वो पूरा मैंने गलत ड्राफ्ट किया हुआ है, उसका कोई टोटलिंग चेक नहीं की मैंने, कुछ चेक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो वो ट्रायल बैलेंस का टोटल भी तो टैली करना चाहिए ना, तभी आपका सारा कुछ टैली करेगा। तो मेरे ट्रायल बैलेंस का तो कभी डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल टैली नहीं करेगा क्योंकि वो पूरा गलत है ट्रायल बैलेंस। सर जस्ट एक आइडिया है आपको कि सिखाना है कि कैसे बनाते हैं। तो पहली बात तो ये टैली नहीं करेगी बैलेंस शीट आपकी क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही गलत है। अब दूसरी बात आप कहेंगे कि सर ये बैलेंस शीट कंप्लीट है, अब इसमें क्या करना रह गया, दो चीजें करनी रह गई। एक तो इसमें अपने को डालना है क्लोजिंग स्टॉक, एक तो डालना है क्लोजिंग स्टॉक। वो कहां से आएगा, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज क्या डालनी है सर, दूसरी चीज क्या रहेगी, दूसरी चीज भाई जो ड्यूरिंग द करंट ईयर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा विच इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, तो वो नेट प्रॉफिट भी तो डालेंगे ना यहाँ पे, वो नेट प्रॉफिट डालना पड़ेगा ना अपने को यहाँ पे अकॉर्डिंगली। आप समझ रहे हैं इस चीज को, नेट प्रॉफिट यहाँ पे डालेंगे तो तभी तो अपना कैलकुलेशंस कंप्लीट होंगी, राइट। तो दो चीजें बैलेंस शीट में डालने वाली रहती हैं और वो दोनों चीजें अपने को कहां से मिलेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बाकी यहाँ तक कंप्लीट है, दोनों चीजें हमें मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब देखिए फिक्स एसेट्स को मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यू डाल दी थी, फिक्स एसेट्स की यहाँ पे मैंने पूरी वैल्यू डाल दी थी बैलेंस शीट से उठा के,
यहाँ पे फिक्स एसेट की कौन सी वैल्यू आती होती है बैलेंस शीट में? रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मैंने यहाँ पे वही के वही वैल्यू उठा के डाल दी, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ रही है, तो दैट मीन्स और डेप्रिसिएशन माइनस करके ही वो वैल्यू फिक्स एसेट की आ रही थी। अगर वहां पे डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में ना होती तो पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनुअली डेप्रिसिएशन कंप्यूट करता, फिर जो मेरी मैनुअल डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन आनी थी उसको मैंने इस वैल्यू में से लेस करना था और बाकी वैल्यू को फिक्स एसेट, बाकी वैल्यू फिक्स एसेट यहाँ पे डालनी थी। आप समझ रहे हैं? अगर वो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में ना आ रही होती तो डेप्रिसिएशन में मैनुअली कंप्यूट करता, जो मैं आपको सीएमए वाली वीडियोस में प्रोजेक्शंस में सिखा चुका हूं कि डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करते हैं मैनुअली। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैनुअली अगर मैं कंप्यूट करता एक रफ एवरेज रेट से, तो वो जो फिगर मेरी आती है डेप्रिसिएशन की, उसको मैं इस वैल्यू में से लेस करता और फिर जो मेरे पास वैल्यू बच के आती फिक्स्ड एसेट्स की, उसको मैं यहाँ पे डालता बैलेंस शीट में। राइट, तो इस चीज को याद रखना हमेशा। ठीक है, तो चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ फोकस करते हैं। सेल ऑफ स्क्रैप। अब देखिए, सेल ऑफ स्क्रैप आप इनडायरेक्ट इनकम भी मान सकते हैं, डायरेक्ट इनकम भी मान सकते हैं, बट जब आप आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि उसमें स्क्रैप निकलता है, स्क्रैप बचता ही बचता है, तो वो आपका फिर डायरेक्ट इनकम का ही पार्ट हो गया। अगर आपका बिजनेस इस तरह का नहीं है, स्क्रैप उसमें नहीं निकलता, नहीं बचता, बेचने लायक स्क्रैप की बात कर रहा हूँ, आपने जस्ट ऐसे ही देखा कि मेरे ऑफिस में कूड़ा करकट बहुत पड़ा है और या ये फालतू आयरन का काम हो रखा है, यार इस आयरन को निकालो और बेचो बेचो, ठीक है, तो वो तो आपका रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस का इनकम नहीं है। राइट, तो फिर यहाँ पे आप सेल्स को दिखाइए। पहले हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप डालिए बाय सेल्स, सेल्स ऑफ स्क्रैप, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनकम मान रहा हूँ तो इस वजह से यहीं पे दिखाऊंगा। तो ये आपकी जो अमाउंट है सेल ऑफ स्क्रैप की 75,99,310, 75,99,310। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप ये सारा कि हम कैसे बना रहे हैं। बाय सेल्स, नॉर्मल सेल्स वो है आपकी, अब बड़ी अमाउंट है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ये आ गया आपकी सेल्स, इसमें माइनस का साइन हटा देते हैं। करेक्ट। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, अब आपको आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक अभी आपके पास नहीं है। करेक्ट, चलो बाकी चीजों पे चलते हैं। उसके बाद एक्सचेंज रेट गेन, इनकम फ्रॉम रेंट, मिसलेनियस रिसीट्स, प्रोविजंस, राइट बैक, ये सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, अदर इनकम्स हैं। इनकी अमाउंट है 25, 80, 250। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम है बाय इनडायरेक्ट इनकम्स। इनका आप एनेक्जर बना लीजिए कि कौन कौन सी इनकम है ये वाली। तो इसका आया था अमाउंट 25, 80, 250। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे टोटल आएगा जो भी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल होगा। यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन आ जाएगा, ऊपर वाला ही ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह से बनेगा ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये जो फिगर यहाँ पे डालेंगे यही फिगर यहाँ पे आ जाएगी। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सैलरी स्टाफ। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आप अपने जब भी ये हेड्स की बाइफर्केशन करें, सॉरी, जो ये हेड्स की मैं बाइफर्केशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, जैसे ये एफडीआर, बैंक, करंट एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी, इस तरह से मैं हेड की जो बाइफर्केशन कर रहा हूँ। आप एक चीज जब आप काम करेंगे ना, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आपका सीएमए के फॉर्मेट में आपको कौन कौन से हेड्स डालने होते हैं। सीएमए के फॉर्मेट में आपको कौन कौन से हेड में डाटा इनपुट करना पड़ता है। आपने जो लास्ट 2-3 सालों की बैलेंस शीट का इनपुट किया होगा, तो आप अपने सीएमए में देखिए कि आपने कौन कौन से हेड्स में फिगर्स को डाला हुआ है। तो आप पर्टिकुलरली उन हेड्स पे फोकस कीजिएगा कि जब आप मैन्युअली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो वो हेड्स आप स्पेसिफिकली बना पाए, वो हेड्स आप स्पेसिफिकली बनाएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी अगर आपने वो बनाए होंगे तो वहीं के वहीं आप फिगर पिक करेंगे और वहां सीएमए में उठा के डाल देंगे। ठीक है, तो बाय इनडायरेक्ट इनकम या बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हमारा एक हेड होता ही ऑब्वियसली, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सैलरी स्टाफ, ये स्टाफ की सैलरी है, तो इसको हम नीचे ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। आउटसोर्स मैन पावर एक्सपेंस मैंने आपको समझा दिया था, ये भी स्टाफ की सैलरी है। तो जो स्टाफ की सैलरी है वो है 175, 74, 920, 175, 74, 920।
टू स्टाफ सैलरी या टू पर्सोनल एक्सपेंसेस या टू सैलरी एक्सपेंसेस, कुछ भी, जो भी आप प्रेफर करें। टू स्टाफ सैलरी मैंने टोटल में लिख दिया, बाइफिकेशन आपको ट्रायल बैलेंस से पता है, ठीक है। आप अपने ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करके जरूर रखिएगा कि आपने किस किस चीज को कहाँ कहाँ ट्रीट किया है। उसके बाद आउटसोर्स्ड मैन पावर एक्सपेंसेस। आउटसोर्स्ड मैन पावर एक्सपेंसेस आपके यानी कि एक तरह से वैसे तो जॉब वर्क चार्जेस भी बोल सकते हैं इनको, बट आप इनको मतलब मैन पावर हायर एक्सपेंसेस ही लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लेबर एक्सपेंसेस में ही डाल लीजिएगा, मैन पावर एक्सपेंसेस में लेबर में कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे इनको हम वेजेस के साथ कंबाइन कर देते हैं। 240 14 310 टू लेबर एंड वेजेस, ठीक है। उसके बाद जॉब वर्क चार्जेस, फ्रेट एंड कैरेज। ये अगर फ्रेट एंड कैरेज का आपके सीएमए में अलग हेड है तो फ्रेट एंड कैरेज को अलग से दिखा दीजिए। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी का अलग हेड है तो उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से रिप्रेजेंट कर दीजिए। पर मेरे को थोड़ा सा जल्दी है तो मैं इनको इकट्ठे ही डाल रहा हूँ। तो इनका टोटल आपके पास बनता है 5116830, 5116830 टू पावर, जॉब वर्क और कौन सा था, एंड फ्रेट एक्सपेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके डाल दिया। उसके बाद आपका और बड़ा खर्चा टू परचेजेस। टू परचेजेस आपका खर्चा कितना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। परचेजेस का खर्चा आ गया आपके पास। उसके बाद ये अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लीज रेंट ऑफिस बिल्डिंग का। देखिए लीज रेंट आपको ध्यान में होगा, जब मैंने आपको डीएससीआर वाला चैप्टर भी को सिखाया था तो रेंटल इनकम का एक अलग जोर पड़ता है। तो सीएमए के अंदर आप कोशिश कीजिए कि रेंट का जो खर्चा है उसको आप अलग से ही दिखाइए, ताकि उसको वो कैलकुलेशंस में अकॉर्डिंगली ले पाए सीएमए। तो जो रेंट का एक्सपेंस है वो है आपका 2276576 टू लीज रेंट, 2276576, करेक्ट। तो लीज रेंट का आपने खर्चा यहाँ पे दिखा दिया। इसको अलग से दिखाने का पर्पस ये होता है ताकि वो डीएससीआर वगैरह जब कंप्यूट करे आपका सीएमए अगर एक्यूरेट डीएससीआर, तो आप रेंटल का ट्रीटमेंट वो सही तरीके से कर पाए। देन उसके बाद ये खर्चे हैं आपके, ये आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ये भी आपका इनडायरेक्ट खर्चा है। इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये फ्रेट लेबर चार्जेस को हम ऊपर ऐड करेंगे। इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट खर्चा आ गया। उसके बाद यहाँ तक इनडायरेक्ट खर्चे, ये आ गए 526 12 043, 526 12 043 टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। अब जब हमने ये डाल लिए तो बाकी जो बचे हुए खर्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। लीज रेंट हमने डाल लिया था, ये फ्रेट लेबर चार्जेस 2599, इसको यहाँ यहीं पे ऐड कर देते हैं, प्लस 2599, करेक्ट। देन हम नीचे आते हैं, ये है हमारे पास फाइनेंस के खर्चे, ये है हमारे पास फाइनेंस के खर्चे 129 84 462 टू फाइनेंस एक्सपेंस, ठीक है, टू फाइनेंस एक्सपेंस। ये तो आपको पता ही है कितने क्रिटिकल है दिखाने के लिए। अब डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन, जो अदर डेप्रिसिएशन आप इनको यहाँ पे डाल दीजिए। जो ये प्लांट प्रोजेक्ट्स की डेप्रिसिएशन है उसको आप ट्रेडिंग में दिखा दीजिए तो बेटर रहेगा। हेलीपैड भी है बंदे के पास।
तो डेप्रिसिएशन है 6869,016 6869,016 टू डेप्रिसिएशन अदर एसेट्स, ठीक है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन डाल दीजिए आप टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, वो हम देख लेते हैं। प्लांट मशीनरी प्रोजेक्ट सिविल वर्क्स जो भी अपने पास बन के आ रही है, ये बन रही है 10327 10,327 31,748, बहुत ज़्यादा ही नहीं होगी। ये डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास, करेक्ट। उसके बाद आपके पास एक खर्चा रहेगा टू रिबेट टू कस्टमर, ये आपका सेलिंग का खर्चा है 34,94,349 टू सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। ये आपने खर्चे डाल दिए। अब आपने अपना ट्रायल बैलेंस जो है, जहां तक आपके पास पॉसिबिलिटी थी वहां तक आपने अपना सारा ट्रायल बैलेंस को इनपुट कर लिया यहाँ पे एक्यूरेटली। अब आता है पार्ट, सबसे डिफिकल्ट कह लो या सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कह लो, कि अब क्या करना है। अब हमने प्रॉफिट को कंप्यूट करना है, ठीक है। अब आप तीन तरीके से चल सकते हैं, अब आप तीन तरीके से चल सकते हैं यहाँ पे। कैसे? आपके पास थ्री वेज हैं कैलकुलेशंस करने के। एक तो है एबिडा, एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक है नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है, या तो आप फिगर्स के जो एबिडा परसेंटेज है क्लाइंट का, जो लास्ट 3 इयर्स आपने सीएमए में पंच किए थे, 2019, 2020, 2021, उसमें से जो एबिडा का परसेंटेज आ रहा था, एबिडा का जो परसेंटेज आ रहा था उसको आप कंप्यूट कीजिए, उसकी एक एवरेज निकाल लीजिए, या लास्ट ऑडिटेड वाला देख लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। उस एबिडा परसेंटेज को आप अपने 31/3/22 में अप्लाई कीजिए, 31/3/22 में टेंटेटिवली अप्लाई कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग एक नेट प्रॉफिट की फिगर कंप्यूट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग एक नेट प्रॉफिट की फिगर आप कंप्यूट कर लीजिए। एक तो ये वे है कि आपको नेट प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो ठीक है। आप कोई भी यूज कर लीजिए तीनों में से, आई एम ओके फॉर ऑल थ्री। इट इज ओके, ये याद रखिए, इट इज ओके टू यूज एनी ऑफ थ्री, एनी ऑफ दीज थ्री। बट अगर मैं इस चीज पे काम करूं तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो पे ज्यादा काम करना पसंद करूंगा। कैसे? कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है, मैं लास्ट 3 सालों की जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं, लास्ट 3 इयर्स के जो रिजल्ट्स हैं जो मैंने सीएमए में डाले हैं, उनकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो मैं कंप्यूट करूंगा एवरेज, कंप्यूट करूंगा एवरेज। जो मेरी जीपी रेशियो एवरेज कंप्यूट होके आएगी, मान लो 5% आती है, तो मैं 5% की जीपी रेशियो इस सेल की फिगर पे लगाऊंगा और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लूंगा। 5% मान लीजिए इसका, मान लो पिछले सालों में 5% का एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैंने 5% यहाँ पे डाल दिया, 5% यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये फिगर से निकल के आ गई ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से आप काम कर सकते हैं अपना स्टार्ट, या फिर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, या नेट प्रॉफिट रेशियो से काम कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो से आप क्या करेंगे, लास्ट 3 इयर्स हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आपको फॉर्मूला ध्यान में है ना, कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सिमिलरली जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से, तो या फिर नेट प्रॉफिट की एवरेज ले लीजिए, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लीजिए सेल्स के ऊपर। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से काम करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप जीपी उठाएंगे, इसके ऊपर मान लीजिए आपका 5% ग्रॉस प्रॉफिट है एवरेज लास्ट 3 सालों का, या लास्ट ईयर का 5% का, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है फिगर।
तो आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया यहाँ पे। फिर इस साइड ये टोटल और ये टोटल, ये सारी चीज़ों का टोटल और ये सारी चीज़ों का टोटल। वैसे सीएस जो होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही कंप्यूट करते हैं, तो ये टोटल टैली करने चाहिए। तो दिस साइड का जो टोटल है माइनस दिस करके जो बचेगा वो दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक। इसको माइनस किया, ठीक है, मतलब इसको पिक किया सारे को इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने उठाया उसको पिक किया और इन दोनों में से ये दोनों चीजें माइनस कर दी, जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, तो जो ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया, उसी क्लोजिंग स्टॉक को आपने उठा के क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, सेम क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे डाल देना, करेक्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया, तो इनडायरेक्ट इनकम्स आ गई। बाकी आपका नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा, जो भी आपका बचेगा नेट प्रॉफिट कंप्यूट हो जाएगा। जो ये नेट प्रॉफिट आपका कंप्यूट हुआ, दिस नेट प्रॉफिट विल बी एडेड टू रिजर्व एंड सरप्लस। दिस नेट प्रॉफिट विल बी एडेड टू व्हाट, रिजर्व एंड सरप्लस। उसको आप रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर दीजिए और आपका क्या होगा कि जो आपका बैलेंस शीट है वो टैली अकॉर्डिंगली करना चाहिए। ठीक है, अगर बैलेंस शीट स्टिल आपका टैली नहीं कर रहा, कुछ फर्क आ रहा है बैलेंस शीट का, तो वो फर्क आप रिजर्व एंड सरप्लस में या कैश एंड बैंक में जिस साइड भी फर्क आ रहा है उस साइड पे एडजस्ट कर दीजिए, जितना भी अमाउंट का फर्क आ रहा है। तो बस उसके हिसाब से एक आपके पास एक टेंटेटिव डाटा बन के आ जाएगा कि आपका जो क्लाइंट का ट्रायल बैलेंस है उसका एक प्रेजेंटेबल रिजल्ट क्या नजर आ रहा है। तो आपने आई होप इसकी थीम को समझा होगा कि मैं इस चीज को क्यों समझाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप एक ट्रबल में पड़े जब आपके पास एकदम से आप किसी केस को एडजस्ट कर रहे हैं और क्लाइंट ने उठा के आपको अपना ट्रायल बैलेंस चिपका के दे दिया और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मैं इस ट्रायल बैलेंस का, इतना बड़ा 4-5 पेज का ट्रायल बैलेंस है, अब मैं इसका क्या करूं, कैसे यूज करूं इसको। तो उसको इस तरह से आपको एक डाटा में इनपुट करके उसका एक कंक्रीट मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। तो दैट इज द ऑल, मतलब जो मोटिव था इस वीडियो का। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स है वो यहाँ पे आएंगी, या जो भी मैंने आपको इन बिटवीन इसके कॉन्सेप्ट सिखाए वो आपको आई होप रिकॉल हो गए होंगे कि आपने जब +1 +2 में पढ़े थे। तो बस यही था आज के इस लेक्चर में, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। गुड बाय टू यू ऑल, थैंक यू।